हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण आज फिर से आप सबके सामने हिस्ट्री के चैप्टर 1 की थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और पोस्ट की थी इस चैप्टर की। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि कैसे ना 14 आपकी जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति है वो स्टार्ट होती है। हमने देखा कि जो लोग थे वो बेस्टाइल फोर्ट में एंटर होते हैं, वहाँ पर वो बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ देते हैं और वो इनडायरेक्ट वे में जो राजा का जो अत्याचारी शासन था ना, एट्रोक्रेटिक रूल था, उसके खिलाफ एक एक्शन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी के जो लास्ट टाइम पीरियड था, जैसे हम 1789 की घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो क्या है ये आपकी 18th सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग एक सेंचुरी मतलब आगे लिखते हैं ना, जैसे 1789 की बात है, मतलब कि हम लोग 18th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या था कि इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आपकी जो 18th सेंचुरी के लास्ट में जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना, वो कैसी थी। मतलब कि कोई भी समाज अगर वहाँ पे कोई घटना घटती है तो उस पर उसकी समाज का, उसकी सोसाइटी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई उसके पीछे के कारण क्या थे। तो इस आज के टॉपिक में हम लोग ना, आज का जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम फ्रांस की क्रांति के 2 रीजन्स देखेंगे। ठीक है, 2 रीजन्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला रीज़न क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस। हम देखेंगे कि वो कौन सी आर्थिक समस्याएं थी जिसके कारण ना फ्रांस के लोग हैं उन्होंने क्रांति कर दी। फिर हम देखेंगे दूसरा कारण फ्रांस की रेवोल्यूशन का, वो क्या है? जो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था सोसाइटी का, जो कि फ्रांस में क्रांति का कारण बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। क्या है? इन 1774 लुई 16 of the Bourbon family of king ascended the throne of France। मतलब जो आपका फ्रांस का राजा है कौन, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, 1789 के टाइम पीरियड में फ्रांस पे किसका रूल था? तो लुई 16 का रूल था। ठीक है, तो जो लुई 16 है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और वो फ्रांस का राजा कब बनता है? वो 1774 में फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बेटा एक ना 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया आपका। क्या क्वेश्चन बन गया कि जो लुई 16 था वो फ्रांस का राजा कब बनता है। ठीक है, जो उसके ताज था, उसको फ्रांस का ताज कब मिला उसको लुई 16 को, तो क्या लिखोगे आप लोग? इन 1774। ठीक है, ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। ठीक है, अब क्या बता रहा है ये हमें कि जब वो 20 साल का था ना, लुई 16 20 ईयर्स का था, तब उसकी शादी ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोइनेट से हो जाती है। अगेन यहाँ पर आपका सेकेंड 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया है। कौन सा? कि लुई 16 की मैरिज किससे होती है और वो लड़की कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी। तो आंसर क्या कहोगे आप? कि ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, मैरी एंटोइनेट से लुई 16 की मैरिज होती है। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड द एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब आपको लुई 16 बच्चों राजा बनता है ना, तब वो पाता है कि जो उसकी ट्रेजरी थी, जो कोष था, राजकोष, वो कैसा था? खाली था। देखो बच्चों, अगर कोई भी राजा रूल करेगा, अगर उसको अपना राज्य अच्छी तरीके से चलाना है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन लुई 16 के साथ में क्या प्रॉब्लम थी बेचारे के साथ में, कि जब वो राजा बना ना, तो फ्रांस का जो खजाना था, राजकोष था, वो कैसा था? खाली था। अब यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन बन गया है आपका। क्या? तीसरा क्वेश्चन बन गया क्या कि जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना ना, तब फ्रांस का जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी क्यों थी? तो इसका पहला रीज़न है जो हम आगे देखेंगे। क्या? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। कि जो फ्रांस है वो लंबे समय से ना वार में इन्वॉल्व था। वार मतलब युद्धों में वो इन्वॉल्व था, और जिसने
जो आपके आर्थिक संसाधन है फ्रांस के, वो वार के कारण सारे के सारे ड्रेन आउट हो गए थे। मतलब जो आपका जो ट्रेजरी है उसके खाली होने के पीछे कारण क्या था कि फ्रांस का जो सारी आर्थिक संसाधन थे वो लड़ाई के अंदर वेस्ट हो जाते थे। ठीक है। Added to this war, the cost of maintaining an extravagant court at the Eminence Palace of Versailles। अब दूसरा रीज़न भी है फ्रांस में जो आपका ट्रेजरी है उसके एम्प्टी होने का, क्या कि फ्रांस के राजा का महल का नाम क्या था, कहाँ पर था महल, तो वर्सलीज में राजा का महल था। ठीक है भाई। और जो आपका महल है ना उसके मेंटेनेंस में राजा को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। इसीलिए भी क्या था कि जो फ्रांस की जो राजकोष था वो एम्प्टी हो गया था। ठीक है, हमने दो रीज़न देख लिए यहाँ पर कि फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली क्यों था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। और लुई 16 के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका की कॉलोनीज को हेल्प करी कि वो स्वतंत्र हो पाएँ। अब किससे स्वतंत्र हो पाएँ? फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर अपनी 13 कॉलोनीज स्थापित कर दी थी। अब कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी को हिंदी में कहते हैं हम लोग उपनिवेश। मतलब जब एक कंट्री जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका की 13 जगह के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ के संसाधनों का वो यूज़ अपने बेनिफिट के लिए करने लगा। तो वो जो 13 जगह थी अमेरिका की वो ब्रिटेन की क्या बन गई? वो ब्रिटेन की वो आपकी वो कॉलोनीज बन गई। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जैसे हम लोग भी तो ब्रिटेन की कॉलोनी थे ना, सेम वैसे ही जो अमेरिका है उसकी 13 जगह पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। तो उनको फ्री करने में भी फ्रांस हेल्प करता है। इसीलिए जो फ्रांस का जो राजकोष है वो खाली हो गया था। द वार एडिड मोर देन ए बिलियन लीवर्स टू डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। क्या कह रहा है कि जब ब्रिटेन ने ना लड़ाइयों के कारण जो आपका फ्रांस है उस पर 1 बिलियन लीवर्स का पहले से ही कर्ज था, ऊपर से जब उसने अमेरिका की हेल्प करी तो वो कर्ज बढ़ता बढ़ता 2 बिलियन लीवर्स के तक बढ़ गया। अब ये लीवर्स क्या होता है? तो बच्चों आपकी जो वो फ्रांस की करेंसी है ना उसको लिब्रे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लिब्रे। तो अब क्या है, लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट। अब भाई जो आपको जो स्टेट है, जो फ्रांस है, जिसने उसको ब्याज पे पैसे दिए थे ना, उन लैंडर्स ने नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। उसने ना जो लोन दिया था, 2 बिलियन का लोन दे रखा था, उसके ऊपर उसने 10% इंटरेस्ट और लेना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो अब क्या है, क्योंकि जो आपके लैंडर्स थे उन्होंने जो लोन दे रखा था उस पर 10% ब्याज और इंक्रीज कर दिया था, इसीलिए फ्रांस की गवर्नमेंट को मजबूरीवश क्या करना पड़ा, विवशता थी उनकी कि उन्हें अपना अपना जो उनका बजट था ना, जो उनका बजट था फ्रांस का, वो इंटरेस्ट पे करने के लिए ही खर्च करना पड़ता था। ठीक है, मतलब अपने जो उनका बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग इंटरेस्ट को पे करने में फ्रांस की गवर्नमेंट खर्च कर रही थी। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। अब केवल ये थोड़ा है कि केवल बस वो ब्याज के पैसे चुकाता है। अब एक राज्य के अंदर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे फ्रांस को अब रेगुलर जो डेली वेजेस के जो काम थे ना उसमें भी एक्सपेंस खर्चा करना पड़ रहा था। और वो डेली रूटीन के काम कैसे थे, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कि फ्रांस है उसको अपनी आर्मी को मेंटेन करके भी रखना होता था। अब आर्मी को कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब जो आर्मी में जो काम करते हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, उनके लिए ड्रेस प्रोवाइड करना, उनको पैसे देना, वेजेस देना, इन सब में भी फ्रांस को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। द कोर्ट, अब जो फ्रांस है उसको अपनी कोर्ट, जो उनका न्यायालय है, उसको भी मेंटेन करना है। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, और जो सरकार है उसको बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको भी मेंटेन करना होता था। और यूनिवर्सिटीज़, जो आप वहाँ पर फ्रांस में यूनिवर्सिटीज़ थी उनका मेंटेनेंस भी देखना होता था। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो अब ये सारे के सारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, तो भाई ये टैक्स से पूरे होंगे।
अब सरकार क्या करेगी, वो लोगों पे टैक्स बढ़ाएगी और फिर क्या करेगी, जो भी उनके एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है अपनी जो कंट्री है उसके अंदर, फ्रांस के अंदर, उनको मतलब कि अवेलेबल करेगी कि उनका है टैक्स इंक्रीज करना सरकार की क्या है बच्चों, मजबूरी हो गया था। ठीक है, येट एवन द मेजर वुड नॉट हैव सुफिस्ड। अब जो सरकार ने जो सोचा कि मैं टैक्स बढ़ा के क्या कर दूंगा, जो ये टैक्स है ना, मैं टैक्स को इंक्रीज़ करके ये सारे के सारे जो मैं टैक्स इंक्रीज़ कर दूंगा तो ये सारे जो मेरे खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे, ये सुफिस्ट नहीं था, ये मापदंड सरकार का काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। अब आगे बेटा एक और प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, अब ना बेटा यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि जब लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है ना, तब उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी, तो उस ट्रेजरी के एम्प्टी होने के रीजंस क्या क्या थे, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों सारे रीज़न देख लिए हैं। ठीक है, अब हम ना एक सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना इतनी ख़राब थी कि जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम एक अलग चीज़ पढ़ेंगे यहाँ से आगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ feudal सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। क्या कह रहा है कि फ्रांस की सोसाइटी में ना आपका फ्यूडल सिस्टम है वो भी प्रचलित था। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बच्चों, फ्यूडल का मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था, मतलब फ्रांस के अंदर आपकी सामंतवादी व्यवस्था भी प्राचीन टाइम से ही, मध्यकाल से ही चली आ रही थी। अब ये फ्यूडल होता क्या है, मतलब आपके जो ज़मींदार हैं वो क्या करेंगे, किसानों से टैक्स वगैरह लेंगे और क्या है, और किसानों से हर तरह के काम करवाएंगे, किसानों पे अत्याचार करेंगे, उसको हम लोग फ्यूडल सिस्टम के अंतर्गत लेते हैं। द टर्म ओल्ड्रिज्म इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब आपको एक बात और सिखा रहा है कि ओल्ड्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ओल्ड्रिज्म क्या है कि 1789 से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना और जो संस्थाएं थी फ्रांस के अंदर, उसको हम लोग ना ओल्ड रिज्म कह के पुकारते हैं, मतलब पुरानी व्यवस्था क्या थी फ्रांस की सोसाइटी की, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रिज्म। तो एक और क्वेश्चन बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिज्म, तो आपका आंसर होगा द टर्म ओल्ड रिज्म इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तक हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों कि व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर what are the various reasons for the why the French ट्रेजरी इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे क्या है, आगे के इस पैराग्राफ में हम लोग ना फ्रांस की सोसाइटी का डिवीज़न देखेंगे, मतलब कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना वो कैसी थी। अच्छा बच्चों, तो आपका बेटा अब तो अगर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूं कि ये वाला पार्ट हम लोग कल करते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको जो फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको ये काम भी करना है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आपकी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। जुड़े रहिए, बने रहिए और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए। थैंक यू।